चलिए आगे बढ़ेंगे। नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लोन दिलाने और गठियाबाई का इलाज करने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले शातिर गैंग के 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी बड़े ही शातिर किस्म के बताए जा रहे हैं, जो पहले लोगों को गठियाबाई का चूर्ण सोशल मीडिया के जरिए बेचते थे और जैसे ही लोगों का नंबर इनके पास आता था तो फिर ये लोग अन्य दूसरे नंबरों के माध्यम से लोगों को लोन दिलाने के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जब जांच की तो इस गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इनके कॉल सेंटर में 12 लड़कियां भी काम करती थी, जिन्हें नोटिस दिया गया है। फर्जी कॉल सेंटर खोलकर लोगों को लोन दिला के ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। क्या है पूरा मामला, बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी हमारे साथ मौजूद है। मेरा बदल सर, किस तरीके के लोग जो है ठगी करते थे, कैसे इन्होंने कॉल सेंटर खोलकर कितने लोगों को डाला? देखिए, ये मैंने जैसे अभी बताया कि ये एक चूरन बेचते थे जिसमें कहते थे इससे गठिया का इलाज हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि गठिया की बीमारी बहुत कॉमन है और लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो लोग सोचते हैं कि खरीद ही लेते हैं। जैसे ही वो इनको कॉल करते थे तो उनका नंबर आ जाता था, फिर अगर इनका चूरन ले लिया तो इनका अकाउंट नंबर भी आता था पेमेंट करने में। इसके बाद इन्हें पूरे सीरीज मिल जाती थी और उस सीरीज़ का फिर ये पूरा यूज़ करते थे कॉल सेंटर के माध्यम से और लोगों को बता करके कि हम लोन भी देते हैं, जॉब भी देते हैं। ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि गठिया की बीमारी और एक लोन देने की, इससे लोग बहुत जल्दी है, क्योंकि ये इतना बढ़िया लुक्रेटिव ऑफर देते थे कि लोग इनके झांसे में आ जाते थे। सर, ज़्यादातर किस तरीके के लोगों को टारगेट किया करते थे? एजुकेशन जिनकी कम होती थी या फिर जो है लोन दिलाने के नाम पर, क्योंकि बड़े पैमाने पर कोविड में लोगों की जॉब थी, ऐसे लोगों को टारगेट किया करते थे। ये जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं ना, जो बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ के लिए, उन लोगों को ये जल्दी जाल में फंसा लेते थे। अब तक कितने लोगों के साथ ये ठगी कर चुके हैं और उनके गैंग में कितने लोग शामिल हैं और अब तक कितने लोग? देखिए, इस कॉल सेंटर में पूरे 18 लोग काम कर रहे थे, 6 लड़के और 12 लड़कियां काम कर रही थी। ये सभी पकड़े गए हैं। 6 लड़कों को तो हम जेल भेज रहे हैं, लेकिन जो लड़कियां थी उन्हें तो केवल कॉल के लिए यूज़ करते थे ये। तो उनसे हमने नोटिस तामील करके उन्हें छोड़ा है। बाकी अभी एग्जैक्ट संख्या तो हम इनके अकाउंट डिटेल से ही बता पाएंगे कि कितने लोग हैं, लेकिन सैकड़ों लोगों से इन्होंने किया है, क्योंकि 1,18,000 कैश भी पकड़ा गया, एक सीवी गाड़ी भी पकड़ी गई है होंडा, जो इन्होंने बताया है कि हमने इसी पैसे से खरीदा है, जो हमें ठगी से मिला। सर, बीते दिनों कई कॉल सेंटर पकड़े गए, क्या उस कॉल सेंटर से भी इनका जो है लिंक जुड़ा हुआ था? अब तक पूछताछ नहीं, और किसी कॉल सेंटर से इनका नहीं जुड़ा हुआ था। इसका जो मास्टरमाइंड है विकास, वो पहले एक LIC कंपनी में काम कर चुका है, तो वो जानता था कि किस तरह से कॉल करना है, किस तरह से लोगों को जाल में फंसाना है, वही इसका मास्टरमाइंड है। कितने समय से कर रहे थे? इन्होंने बताया था कि हम सितंबर लास्ट से कर रहे हैं, लेकिन हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट ये कब से काम कर रहे थे और कितना पैसा इन्होंने लिया है। ठीक है, थैंक यू। ये थे हमारे साथ डीसीपी रघुपति सिंह साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से ये लोग कॉल सेंटर खोलकर जो लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे, उसके लिए बाकायदा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करते थे, जिसके माध्यम से आसानी से ये पहले लोगों को संपर्क करते थे और उसके बाद ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। कैमरामैन दीपक के साथ राहिल सैफी, FM न्यूज़। इधर प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल माफिया अतीक अहमद का करीबी गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी पुलिस अभी तक नहीं कर सकी है। गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इसी बीच अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान में गुड्डू मुस्लिम के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया है और जल्द ही मकान पर बुलडोजर चलाया जाएगा। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के दौरान माफिया अतीक के बेटे असद ने उमेश पाल पर गोलियों की बौछार की थी। उस वक्त गुड्डू मुस्लिम ताबड़तोड़ बम चला रहा था। फरार चल रहे 5 लाख के इनामी बदमाश गुड्डू मुस्लिम के घर पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया है। और नवरात्र को लेकर जहां भक्तों में उत्साह है, वहीं प्रशासन की तरफ से विशेष कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। इसी को लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि नवरात्र पर विशेष आयोजन शुरू कर रहे हैं। कल से भव्य तरीके से कार्यक्रम होंगे, जिसमें मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे और ये कार्यक्रम हर जिले ब्लॉक स्तर पर
किए जाएंगे और जिसकी तस्वीरें संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर डाली जाएंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में माफिया अति की पत्नी की अग्रिम जमानत याचिका पर आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में आज याचिका पर सुनवाई होगी। खुद की गिरफ्तारी पर रोक लगाने को लेकर शाइस्ता ने याचिका दाखिल की है, जिसमें शाइस्ता परवीन ने खुद को बेगुनाह बताया है। पुलिस ने गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम घोषित किया है। शुक्रवार को शाइस्ता परवीन के वकील ने कोर्ट से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए समय मांगा था। शाइस्ता के वकील ने इस मामले में कहा कि कुछ कागजात जमा किए जाने हैं, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 21 मार्च दी थी। आपको बता दें कि बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की 24 फरवरी को हुई हत्या मामले में पुलिस की टीम लगातार दबिश बनाए हुए है। पुलिस की ओर से आरोपियों को शिकंजे में लेने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं अतीक अहमद के गिरोह के सदस्यों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल के मुद्दे को लेकर दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 17 मार्च 2023 को बिजली विभाग के यूनियन नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करते हुए हाईकोर्ट ने इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और सोमवार को उन्हें अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत के 17 मार्च के निर्देश के मुताबिक बिजली विभाग के यूनियन नेता सोमवार को अदालत में पेश हुए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की पीठ विभू राय नाम के एक अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पिछले सप्ताह हड़ताल के बाद ये जनहित याचिका दायर की गई थी। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने बिजली कर्मियों की हड़ताल को गंभीरता से लिया और राज्य सरकार को ये जानकारी देने का निर्देश दिया कि इस हड़ताल से राज्य को कितना राजस्व नुकसान और अन्य तरह के नुकसान हुए हैं। इसके अलावा अदालत ने अपर महाधिवक्ता से दोषी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में पूछा। अदालत ने कहा कि मामला ये नहीं है कि हड़ताल खत्म हो गई, बल्कि ये मामला बहुत गंभीर है। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता है। इधर यूपी के चंदौली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहां वीडियो बनाने का विरोध करने पर एक युवती पर दबंगों ने गर्म तेल फेंक दिया। दुकान पर बैठी एक 18 साल की युवती का कुछ दबंग युवकों ने वीडियो बनाने की कोशिश की। जब युवती के भाई ने वीडियो बनाने का विरोध किया तो आरोपी युवकों ने न केवल उसके भाई की पिटाई की, बल्कि युवती पर गर्म तेल भी फेंक दिया। बीच बचाव करने आई युवती की मां पर भी तेल फेंकने का आरोप है। उसकी मां कई जगहों से जल गई है। ये मामला चंदौली के बबुरी क्षेत्र के उत्तरौत गांव का है। आरोप है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी आरोपियों को पकड़ने की बजाय युवती को ही खरी खोटी सुना दी। फिलहाल युवती और उसकी मां दोनों को चंदौली में भर्ती करवाया गया है। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। सर, जिला संचालक चकिया है, क्या है पूरा मामला, पूरा घटनाक्रम पूरी बात बताएं। ये आज शाम में उत्तरौत बाजार में एक चाय समोसे की दुकान है। उनकी लड़की को शक था कि ये लड़का फोटो खींच रहा है। उस लड़के की उम्र माइनर है, 15-16 साल बताई जा रही है और उसकी फोटो खींचने पे विवाद शुरू हुआ तो दोनों पक्ष में मारपीट हुई है, जिसमें महिला की कमर से नीचे
कुछ तेल से जल गई है, जो उनका समोसा तलने वालने का जो तेल रहता है। इस संबंध में इनके द्वारा तहरीर दी गई है। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत समुचित धाराओं में किया जा रहा है, जिसमें 2 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं, 2 की अन्य तलाश की जा रही है। बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।